18 सितंबर 2016 की रात कश्मीर हर रोज की तरह चैन की नींद सो रहा था। धीरे धीरे ठंडी हवा बह रही थी जिसने मौसम को सर्द बना रखा था। बारामूला जिले के उरी सेक्टर में स्थित इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर में भी सर्द हवाओं की सरसराहट के सिवा सब कुछ शांत था। ज्यादातर जवान अपनी ड्यूटी पूरी करके आराम कर रहे थे। सब इस बात से अनजान थे कि अब से बस थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा भयानक होने वाला है जो पूरे देश को झकझोर कर रख देगा। उस रात अपने खतरनाक मंसूबे के साथ जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकी रात के सन्नाटे में चुपचाप भारतीय सीमा की ओर बढ़ रहे थे। वो एलओसी पर लगी कंटीले तारों की फेंस को काटकर उरी में एंटर कर जाते हैं। वहां से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर इंडियन आर्मी का ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स बना हुआ था। चारों आतंकियों ने 12 किलोमीटर का यह रास्ता इतनी चालाकी से पार किया कि उनके घुसने की किसी को खबर तक नहीं लगी। ये चारों आतंकी AK-47 राइफल्स और ग्रेनेड से लैस थे, जिनका इरादा यहाँ भारतीय सैनिकों और उनके फ्यूल डंप में रखे सैकड़ों ऑयल बैरल्स को निशाना बनाकर भारी तबाही मचाने का था। आतंकियों ने हमले के लिए ये दिन भी काफी सोच समझ कर चुना था, क्योंकि उस दिन वहाँ बिहार रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट दोनों की ही बटालियन मौजूद थी। दरअसल इस ब्रिगेड में तैनात रेजिमेंट पीर पंजाल की ऊंची चोटियों की सुरक्षा करती है, जिसे हर 2 साल में किसी दूसरी रेजिमेंट से बदल दिया जाता है। ऐसे में डोगरा रेजिमेंट की 10वीं बटालियन के 2 साल खत्म हो रहे थे और बिहार रेजिमेंट की 6ठी बटालियन उनकी जगह लेने आई हुई थी। नए जवानों को वहाँ के इलाकों की जानकारी और जरूरी ट्रेनिंग देने के लिए डोगरा रेजिमेंट के जवान भी कुछ और दिनों के लिए उनके साथ रुके हुए थे। इस वजह से वहां सैनिकों की संख्या बाकी दिनों से ज्यादा थी और इसलिए आतंकियों ने हमले के लिए ये दिन चुना था। सैनिकों की ज्यादा तादाद होने की वजह से बिहार रेजिमेंट के कुछ जवान टेम्पररी टेंट में सो रहे थे कि तभी सुबह 5:30 बजे आतंकियों ने उन पर ग्रेनेड्स और गोलियों की बौछार कर दी। केवल 3 मिनट में जवानों के टेंट पर 17 ग्रेनेड्स फेंककर यहाँ भयंकर आग लगा दी गई। कुछ ही समय में उसी आग में बुरी तरह झुलसकर 13 जवान शहीद हो गए। टेंट्स के पास जो फ्यूल स्टोरेज एरिया था, जहां 200 लीटर के सैकड़ों ऑयल बैरल्स रखे हुए थे, वहां भी आतंकियों ने एक ग्रेनेड फेंका, जिससे वहां एक जोर का धमाका हुआ और आग चारों तरफ फैल गई। तभी डोगरा रेजिमेंट के एक 19 साल के जवान की नजर उन चारों आतंकियों पर पड़ी। उन्हें देखते ही वो अकेले ही चारों आतंकियों से भिड़ गया और जल्द ही एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया। इस खूनी हलचल और आगजनी को देख और भी कई जवान वहां पहुंचे, जिन्होंने आतंकियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए आतंकी चारों तरफ फैले धुएं का फायदा उठाकर 2nd फ्लोर पर बनी बैरक में जाकर छुप गए। वहां भारतीय जवानों और आतंकियों के बीच लगभग 6 घंटे तक गोलीबारी हुई, जिसमें भारतीय जवानों ने बाकी बचे 3 आतंकियों को भी मार गिराया। इस पूरे हमले में जहां 18 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई, तो वहीं करीब 30 जवान बुरी तरह से घायल हो गए थे। उरी में हुआ ये टेररिस्ट अटैक भारतीय सेना पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। अपने 18 जवानों को खोने से पूरा देश सदमे और गुस्से में था। आतंकियों के पास मिले हथियार और GPS सेट साफ गवाही दे रहे थे कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे। इसके बाद देश भर में आतंक और पाकिस्तान के खिलाफ ऑल आउट वॉर की मांग जोर पकड़ने लगी थी। इससे 8 महीने पहले 1 जनवरी 2016 को भी पठानकोट एयरबेस पर 6 आतंकियों ने ऐसा ही एक आत्मघाती हमला किया था, जिसमें 6 भारतीय सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। एक ही साल में 2 आतंकी हमलों से भारत सरकार को समझ आ चुका था कि आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। इसके बाद भारतीय सेना उरी अटैक के जवाब में एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने वाली थी, जिसकी गूंज से पाकिस्तान और उसके आतंकियों के होश उड़ने वाले थे। इंडियन आर्मी इस बार वो करने जा रही थी जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इस बार भारतीय सेना LOC को पार कर दुश्मन को उसके ही घर में घुसकर मौत के घाट उतारने वाली थी। बड़ी खबर आपको बता सेना पर आतंकवादियों ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। 4 militants snuck up to the army base. Counter-action, 4 terrorists have been eliminated as we salute the sacrifice of 17 soldiers who were martyred in the operations. The Indian Army conducted surgical strikes last night at these launch pads. जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है।
उरी में हुए इस आतंकी हमले और इसमें शहीद हुए 18 सैनिकों की खबर से भारत सरकार और भारतीय सेनाओं में हड़कंप मचा हुआ था। हमले के तुरंत बाद डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर और आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग ने श्रीनगर पहुंचकर पूरी स्थिति का जायजा लिया। उस समय लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ कश्मीर कोर के कमांडर थे, इसलिए इस हमले की पूरी ब्रीफिंग उन्होंने ही डिफेंस मिनिस्टर को दी। सतीश दुआ इस हमले की वजह से बेहद आहत थे। वो चाहते थे कि सीमा पार से बार बार हो रहे इन आतंकी हमलों का जवाब सैन्य कार्रवाई से दिया जाए। इसलिए उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर से कहा कि सर, अगर आप हाँ कह दे तो भारतीय फौज LOC को पार कर आतंकियों और उनके ठिकानों का वो हाल करेगी जो उन्होंने किसी बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर हर पहलू को ध्यान में रखकर हर एक पॉसिबिलिटी के बारे में जानना चाहते थे। उन्होंने सतीश दुआ से कहा कि सीमा पार इस सैन्य कार्रवाई में वहां के किसी भी आम नागरिक की जान ना जाए और साथ ही इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाले किसी भी इंडियन सोल्जर की कैजुअलिटी ना हो। इस पर सतीश दुआ ने जवाब दिया कि आम नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी तो दी जा सकती है, लेकिन युद्ध में सिपाहियों की जिंदगी की कोई गारंटी नहीं होती। उरी में अपने जवानों की दर्दनाक मौत से डिफेंस मिनिस्टर भी आतंकियों का खात्मा चाहते थे। इसलिए काफी सोच विचार के बाद उन्होंने मराठी में केवल एक शब्द कहा, बरोबर। जनरल दुआ के लिए इतना जवाब काफी था। अब बस केवल सरकार की तरफ से फाइनल सिग्नल का इंतजार था। इस बीच सेना ने जवाबी कार्रवाई के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी। आतंकी पाकिस्तान से आए थे, इसलिए भारत सरकार पहले पाकिस्तान से इस हमले को लेकर जवाब चाहती थी। इसे लेकर 21 सितंबर 2016 को भारत के देन फॉरेन सेक्रेटरी सुब्रमण्यम जयशंकर ने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित को समन कर उरी हमले में पाकिस्तान के शामिल होने के कई एविडेंस दिए। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान मुकर गया और उसने इस हमले में अपना हाथ होने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान बातों से मानने वाला नहीं था, इसलिए भारत सरकार उसे उसी की भाषा में समझाने का मन बना चुकी थी। इसको लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर और आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग के साथ एक हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग की। इस मीटिंग में तय किया गया कि इस बार इंडियन आर्मी अपने जवानों की शहादत का बदला सीमा पार जाकर दुश्मनों को मौत की नींद सुला कर लेगी। गवर्नमेंट से फुल हैंड मिलने के बाद आर्मी चीफ सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन जुटाने में लग गए। पिछले 25 सालों में इंडियन आर्मी ने टेररिज्म से निपटने के लिए POK में एक स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस नेटवर्क तैयार कर लिया था, जो दुश्मनों पर नजर बनाए रखता था। उरी अटैक के बाद इस नेटवर्क की अहमियत काफी बढ़ गई थी। इसके बाद POK की तरफ से हो रही हर एक्टिविटी की जानकारी इंटेलिजेंस नेटवर्क के थ्रू लगातार भारत पहुंचने लगी थी। यहाँ से मिल रही इंटेल को सैटेलाइट द्वारा खींची गई इमेजेस से वेरीफाई किया जा रहा था, जिसमें सीमा पार दुश्मन के कैंपों की स्थिति, उनके सुरक्षा इंतजाम और आगे भारत की ओर से किए जाने वाले ऑपरेशन के लिए हर एक मुमकिन रास्ते को तलाशा जा रहा था। इस दौरान सैटेलाइट्स और ड्रोन्स की मदद से आतंकियों और उनके लॉन्च पैड्स की संख्या का पता लगा लिया गया। आर्मी की तैयारियों के बीच मीडिया में उरी अटैक को लेकर चर्चा जोरों पर थी, जहां पैनल में भारत की ओर से किए जाने वाले पॉसिबल ऑपरेशंस पर बात कर रहे थे, जिससे इसकी तैयारी में जुटे अधिकारियों को डर था कि कहीं 26/11 की तरह इस बार भी दुश्मन को यह पता न लग जाए कि भारत कब, कहां और कैसे एक्शन लेगा। दुश्मनों के ठिकानों की पूरी जानकारी जुटाने के बाद 9 पैरा स्पेशल फोर्स और 4 पैरा स्पेशल फोर्स के 25 कमांडोज को सीमा पार इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए चुना गया, जबकि करीब 150 कमांडोज को LOC के इस पार रहकर अपने साथियों को किसी अनहोनी की स्थिति में बैकअप देने के लिए तैयार किया जाने लगा। इन दोनों यूनिट्स को माउंटेन वॉरफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म के लिए ही ट्रेन किया जाता है, जिससे जब भी देश को किसी ऑपरेशन की जरूरत पड़े तो इसकी प्लानिंग जल्दी से जल्दी की जा सके। सभी कमांडोज को ऑपरेशन के दौरान दुश्मन की नजर और रेडार से बचकर छिपते हुए आगे बढ़ने, LOC के पार अपनी चौकियों पर गश्त दे रहे दुश्मनों को चकमा देने और दुर्गम पहाड़ियों और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सतर्क होकर चलने के लिए हाई ऑल्टीट्यूड नेविगेशन जैसी टेक्निक सिखाई जाने लगी। भारत इन सब में काफी सावधानी बरत रहा था, इसलिए इस ऑपरेशन का ना तो कोई नाम दिया गया और ना ही कोई कोड नेम। भारत नहीं चाहता था कि इस ऑपरेशन से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन लीक हो और इसकी खबर पाकिस्तान को लगे। इसी वजह से सेना की तरफ से सतर्कता इतनी थी कि इस ऑपरेशन की तैयारी के दौरान कोई भी ऑफिसर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तक नहीं दे सकता था, और जहां भी कमांडोज को कोई चीज समझाने के लिए डायग्राम की जरूरत पड़ती तो उसे वही बनाकर तुरंत मिटा दिया जाता था। इसके बाद POK की ज्योग्राफिकल कंडीशन
से जवानों को वाकिफ करवाने के लिए इस ऑपरेशन की मॉक एक्सरसाइज मैप के जरिए करवाई जाने लगी। उरी अटैक के बाद केवल एक हफ्ते के अंदर भारतीय जवान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार थे। कमांडोज की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, उन्हें अब कार्रवाई करने के लिए केवल आदेश की जरूरत थी। आर्मी चीफ सही दिन के इंतजार में थे। उस दौरान यूएन के जनरल असेंबली का सेशन भी चल रहा था और फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज 25 सितंबर को यहां स्पीच देने वाली थी। इसलिए सेना ने अपने ऑपरेशन को